हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स इन राज्यसभा की बात करेंगे। फिर हम लोग आगे के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा और प्रोटेम स्पीकर, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा, his head of his constitutional head of राज्यसभा, हेड ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के संवैधानिक प्रमुख हैं। याद रखिएगा, इज सुपरवाइजर, इज सुपरवाइजर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के पर्यवेक्षक हैं। याद रखिएगा, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और याद रखिएगा, कहता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आप लोगों को पता है, आर्टिकल 64। ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते, पदेन सभापति होते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति हैं, इसके कारण उनको क्या मिला है? राज्यसभा के चेयरमैन का पद मिला है ना। उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, ये कहता है कि ही इज elected by all member, he is elected by all member of लोक सभा एंड राज्यसभा। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, he is removed by, he is removed by effective majority, he is removed by effective majority of Rajya Sabha and agreed by Lok Sabha, and agreed by Lok Sabha with simple majority, and agreed by Lok Sabha with simple majority। ये सब आपको बताया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, सब आपको बताया हुआ है किस तरह से ये रिमूव होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें, क्लियर सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट है, याद रखेंगे,
जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति के रूप में या राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में वर्क करते हैं तो इनको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है। याद रखिएगा, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड करती है। यानी कि इनकी जो सैलरी है वो कौन, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। यानी जो इसकी इनकी सैलरी है वो कौन डिसाइड करती है? राष्ट्रपति निर्धारित करती है। सॉरी राष्ट्रपति नहीं, संसद निर्धारित करती है। पार्लियामेंट डिसाइड करती है, संसद निर्धारित करती है। इसके बाद याद रखिएगा, इनकी सैलरी भारत की संचित निधि पर, इनकी सैलरी भारत की संचित निधि पर यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित व्यय होती है। यानी कि सैलरी इज चार्ज एक्सपेंडिचर, हिज सैलरी इज चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद याद रखिएगा, ये अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, इनको ओथ, ये सब वाइस प्रेसिडेंट वाला चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, वही सब चीज यहां पर भी हो जाएगा। इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। पहले आप इतना पॉइंट लिखें, फिर इसके आगे चलते हैं, है ना। इतना आप लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बता सकते हैं। ऐसे समस्या होनी नहीं चाहिए आप लोगों को इसमें। चलें आगे। इसमें देखिए, जब राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करता है ना, तो उनको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है। उसके बाद है कि जो राज्यसभा की जो चेयरमैन की सैलरी, इनको कितनी सैलरी मिलेगी वो कौन डिसाइड करता है? वो राष्ट्रपति, मतलब सॉरी वो पार्लियामेंट यानी संसद डिसाइड करती है। और इनकी जो सैलरी होती है वो भारत की एक संचित निधि होती है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के तहत भारत की संचित निधि का गठन होता है, और इनकी जो सैलरी होती है उस भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होती है। भारित व्यय क्या होता है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। और इसके बाद याद रखिएगा, जो आपका इनको ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं? ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और इनको ओथ कौन दिलाते हैं? इनको ओथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो कौन है? उपराष्ट्रपति है, सिंपल है। इसके बाद याद रखिएगा, ये क्या करते हैं? ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। विल प्रेजाइड राज्यसभा। और याद रखिएगा, इनकी शक्तियां, इनकी पावर लोकसभा स्पीकर के समान होती है। इनकी पावर लोकसभा स्पीकर के समान होती है। यानी इनकी जो शक्तियां होती है ना वो सेम होती है लोकसभा स्पीकर के जैसी, लेकिन एक्सेप्ट टू कंडीशन। एक्सेप्ट टू कंडीशन यानी याद रखिएगा, दो कंडीशन में लोकसभा स्पीकर, दो कंडीशन में लोकसभा स्पीकर
ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। दो कंडीशन में लोकसभा स्पीकर ज्यादा पावरफुल होते हैं, और वो दो कंडीशन कौन कौन सा है? तो पहला, टू सर्टिफाई मनी बिल, किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई करना, ये किसका काम है? ये लोकसभा स्पीकर का काम है, ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं कर सकते हैं। एंड टू प्रेजाइड अ ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, यह भी किसका काम है? लोकसभा स्पीकर का काम है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो इन दो मामलों में लोकसभा स्पीकर जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट का ही रिमूवल होता है एक्चुअली में, राज्यसभा के चेयरमैन का रिमूवल नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट अगर अपने पद से रिमूव हो गए तो राज्यसभा के चेयरमैन के भी पद से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ध्रुव, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की अब हम लोग बात करेंगे। आगे चलें, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला है आर्टिकल डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या इनको क्या बोलता है? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, है ना। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में याद रखिए, सबसे पहले इनके पद का जो गठन होता है आर्टिकल 89 के तहत होता है, और कहा जाता है, याद रखिएगा, ही इज elected by simple majority of Rajya Sabha. He is removed by effective majority of राज्यसभा। इन्हें राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? Eligibility should be a member of राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। देखिएगा, he will preside राज्यसभा in case of absence of chairman of राज्यसभा। यह राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में, यह राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। यह राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद याद रखिए, व्हेन ही प्रेजाइड राज्यसभा, he will have all power of chairman of Rajya Sabha, will have all power of chairman of Rajya Sabha। लिख लीजिएगा, ये जब राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, ये जब राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, ये जब राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, तो इनके पास राज्यसभा के चेयरमैन की सभी शक्तियां होती हैं। तो इनके पास राज्यसभा के चेयरमैन की सभी शक्तियां होती हैं। करेंगे कोमल, इस वीक में होगा, है ना, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। रोहन जी नहीं बताए हैं ये सब, है ना। डेप्यूटी चेयरमैन ही जब नहीं बताए तो ये सब कैसे बता देंगे, बताइए। अच्छा एक चीज लिख लीजिएगा, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो आपको पता है कौन थे?
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति। और फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? तो याद रखिएगा श्री एसवी कृष्णमूर्ति, एसवी कृष्णमूर्ति राव, श्री एसवी कृष्णमूर्ति राव, ये पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे किसके? राज्यसभा के। ठीक है, क्लियर? तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? आगे चला हम लोग। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। याद रखिएगा, हिज सैलरी इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, हिज सैलरी इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि इनकी सैलरी कौन निर्धारित करता है? संसद। एंड याद रखिएगा, हिज सैलरी is charged expenditure, his salary is charged expenditure on consolidated fund of India, his salary is charged expenditure on consolidated fund of India, यानी कि जो इनकी सैलरी है वो भारत की संचित निधि पर क्या होती है? भारित व्यय होती है। इसके बाद याद रखिएगा, he will preside, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, will preside joint sitting or joint session of parliament, he will preside joint session of parliament if one Lok Sabha speaker and deputy speaker is absent, one Lok Sabha speaker and deputy speaker is absent, यानी कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये लोकसभा की अध्यक्षता कर, ये क्या करते हैं? ये मतलब संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नॉर्मली आपको पता है, एज पर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब भी किसी ऑर्डिनरी बिल पर दोनों सदन में क्या हो? मतभेद हो, गतिरोध हो, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, है ना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? वो करते हैं एलएस स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और डेप्यूटी स्पीकर भी अगर नहीं करते रहते हैं, यानी मान लीजिए लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं है, तो कौन करेंगे? लोकसभा की जो तो कौन करेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो करते हैं, है ना? नहीं विशाल जी, ठीक है। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। he is not subordinate to, सेम उसी प्रकार जो हम लोगों ने एलएस डेप्यूटी स्पीकर में देखा था, he is not subordinate to चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी ये राज्यसभा के चेयरमैन के अधीनस्थ नहीं होते, बल्कि he is directly responsible to राज्यसभा, he is directly responsible to राज्यसभा। ये सीधे राज्यसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इन्हें राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव किया जाता है, राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव किया जाता है। फर्स्ट वीक में हो जाएगा अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में प्रांशु जी, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ऑलमोस्ट देखिए पार्लियामेंट हमारा फिनिश हो गया, तो समझिए आपका 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, बस थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स रहेंगे उसको हम लोग देख लेंगे।
तो हम लोग बात करेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन राज्यसभा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन राज्यसभा, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन राज्यसभा। याद रखिएगा राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के 6 मेंबर को, राज्यसभा के 6 मेंबर को इस पैनल में नॉमिनेट करते हैं। अगर राज्यसभा के चेयरमैन, अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन अब्सेंट होते हैं, अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन अब्सेंट होते हैं तो इस पैनल का कोई मेंबर, इस पैनल का कोई मेंबर राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यानी अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन अब्सेंट हैं तो याद रखिएगा ये जो आपके इस पैनल का कोई भी मेंबर क्या करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा अगर इस पैनल के सभी मेंबर भी एब्सेंट हैं, इस पैनल के सभी मेंबर भी एब्सेंट हैं तो राज्यसभा के द्वारा, वही सब बात जो हमने पिछले क्लास में देखा था, राज्यसभा के द्वारा डिसाइड कोई मेंबर, राज्यसभा के द्वारा डिसाइड कोई मेंबर राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। और इसके बाद याद रखिएगा अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का पद वैकेंट है, अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सेम वही सब बातें जो हमने वहां पर बताई थी लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन में, वही सब बात यहां पर भी है। अगर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का पद खाली है, यानी पद वैकेंट है, पद खाली है, तो इस पैनल के सदस्य, तो इस पैनल के मेंबर राज्यसभा को प्रेजाइड नहीं करेंगे या राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इस कंडीशन में याद रखिएगा कौन करेंगे राज्यसभा की अध्यक्षता, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, लास्ट में ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के द्वारा, इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कोई राज्यसभा मेंबर, कोई राज्यसभा मेंबर राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, श्रवण लक्ष्मीकांत बुक का कौन सा एडिशन लेना चाहिए? क्वेश्चन सबसे जो रिसेंट वाला है वो ले लीजिए, है ना। कितनी बची? थर्ड लाइन। ओके, थर्ड लाइन मैंने ये लिखा है, अगर इस पैनल के सभी मेंबर, मान लीजिए कि ये जो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, साथ ही साथ ये पैनल जो इसके 6 मेंबर है वो भी एब्सेंट है, तो इसमें क्या होगा, तो फिर क्या होगा, राज्यसभा के द्वारा
डिसाइड कोई भी सदस्य, है ना। तो राज्यसभा के द्वारा कोई भी राज्यसभा अपने में से किसी मेंबर को डिसाइड कर लेंगे, हाँ भाई आप राज्यसभा की अध्यक्षता कर लीजिए, कोई भी मेंबर राज्यसभा की अध्यक्षता कर लेंगे। क्लियर है, आ गया समझ में प्रतिभा? सर ज्वाइंट सेटिंग में पैनल प्रेसिडेंट प्रेसाइड नहीं करता है, नहीं ज्वाइंट सेटिंग में पैनल प्रेसाइड नहीं करता है, ठीक है। लिख लिया यहां तक सभी ने? यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। चलिए चला, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आर्टिकल 96, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हम लोग इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 96 क्या कहता है? इफ resolution if resolution of removal of speaker and deputy speaker of Lok Sabha is pending इन लोकसभा, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के हटाने का प्रस्ताव अगर लोकसभा में पेंडिंग हो, ये किस आर्टिकल में? 96 में है, तो याद रखिएगा, he has right to speak in लोकसभा। दूसरा, he cannot preside लोकसभा, ये सब ऑलरेडी आपको बता दिया है, he cannot preside लोकसभा। तीसरा, he can participate इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, यानी कि ये लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकते हैं। ये सब कल की क्लास में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। और चौथा, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 96 में, बस ये आपको याद रखना है। एंड ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहली बार में ये क्या कर सकते हैं? मतदान भी कर सकते हैं। ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये सब किसमें लिखा है? ये सब आर्टिकल 96 में लिखा गया है। ओके, अच्छा आप लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व आप लोगों से होता है या नहीं होता है? अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 1 महीने से भी कम है, तो आप लोगों से आग्रह है ना, कि आप लोग कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर लगाइए, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए, है ना। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। और सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं आप लोगों से? हाँ जी, चलिए पहले आप लोग इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, बात करेंगे आर्टिकल 97, देन आर्टिकल 98। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आर्टिकल 97, सैलरी ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सैलरी का जिक्र किसमें? आर्टिकल 97।
उसके बाद आर्टिकल 98 ये बात करता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट यह संसद के सचिवालय की बात करता है। और याद रखिएगा ये कहता है कि लोकसभा का अपना लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है। लोकसभा का अपना लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है जो कि किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। डायरेक्ट कंट्रोल में किसके आता है? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? लोकसभा स्पीकर के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। और यहां पर इस सचिवालय के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी, हाँ, या फिर उन्हें कहा जाता है लोकसभा सचिवालय का महासचिव, हाँ। इस तरह राज्यसभा का भी अपना राज्यसभा सेक्रेटरीट होता है। राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है जो कि किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? ये डायरेक्ट कंट्रोल में आता है किसके? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। ये राज्यसभा के चेयरमैन के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। और यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी राज्यसभा के अंदर भी जनरल सेक्रेटरी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल 99 ये बात करता है ओथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इनको लोकसभा के सदस्यों को ओथ कौन दिलाते हैं? याद रखिएगा प्रोटम स्पीकर। किसके द्वारा एडमिनिस्टर कराया जाता है? प्रोटम स्पीकर दिलाते हैं। ठीक है, पहले आप इतना लिखें फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ करवाते हैं, गुड, वेरी गुड शिवम, है ना। ठीक है, जो टॉपिक नहीं हुआ है उससे भी हो जाएगा। नीतीश रिवाइज करिए चीजों को, है ना। हाँ, क्योंकि अभी तक ना लगभग 20-25% जो है वो बचा हुआ है ना, 20% के आसपास सिलेबस, इसलिए नहीं लग रहा है। जो 20% वो सिलेबस हो जाएगा तो वो भी लगेगा। रख लिया यहां तक सभी ने? आगे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 के अंदर दो क्लाउजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में एक का आपका है आर्टिकल 100 क्लाउज 1। इसमें आपको पता है कास्टिंग वोट है, निर्णायक मत है। और आर्टिकल 100 क्लाउज 3 ये आपको पता है इसमें क्या है? इसमें आपका कोरम है, कोरम या फिर जैसे हम क्या कहते हैं गणपूर्ति। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 102। आर्टिकल 101 की भी बात करेंगे हम आगे। अभी आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, यानी कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता, संसद के सदस्यों की अयोग्यता, यानी जो संसद के सदस्य हैं उनको किन किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो संसद के सदस्य हैं उनको किन किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा संसद के सदस्यों के हटाने के जो ग्राउंड्स हैं, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स यानी संवैधानिक आधार है जिसके आधार पर हटाया जा सकता है। और ये ग्राउंड्स किस में मेंशन है? आर्टिकल 102 में मेंशन है ना। अभी हम लोग बात करेंगे वही आर्टिकल 102 ही पढ़ रहे हैं। दूसरा, कुछ स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं, कुछ स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं यानी कि कुछ वैधानिक आधार हैं जिसके आधार पर किसी संसद के सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
और ये जो वैधानिक आधार है ये किसमें है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। संसद ने एक कानून पारित किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, या फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और इसमें कुछ ग्राउंड्स मेंशन है जिसके आधार पर किसी एमपी को क्या किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेक्रेटरिएट का मतलब होता है हर्ष, जहां से सारी चीजें, लोकसभा के अंदर जो चीजें हो रही है सारा वहां से कंट्रोल हो रहा है। एक ऐसा ऑफिस है जहां पर सारी चीजें लोकसभा के अंदर क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है। राज्यसभा के अंदर जो भी चीजें होती है वो सारा कंट्रोल हो रहा है कहां से? राज्यसभा के सचिवालय से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो ग्राउंड है, तीसरा ग्राउंड है वो कौन सा है? वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है वो? एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून। इन तीन आधार पर किसे क्या, जो एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको क्या किया जा सकता है? उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब याद रखिएगा, अगर दोस्तों ये दोनों ग्राउंड है, इन दोनों ग्राउंड्स पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर किसी एमपी को इन दोनों ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो इस संबंध में निर्णय कौन लेता है? प्रेसिडेंट, ईसीआई की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह से निर्णय लेते हैं। इन दोनों कंडीशन में निर्णय कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट लेते हैं, किसके सलाह से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह से निर्णय लेते हैं। और इस कंडीशन में कौन निर्णय लेते हैं? तो इस कंडीशन में जो दोस्तों हाउस के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तीसरे ग्राउंड पर अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना, यानी कि दल बदल कानून के आधार पर अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, उस संबंध में फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? बाय प्रेजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है? तो इतना आप लोग लिखेंगे, फिर चलते हैं एक एक करके इन सभी ग्राउंड्स की बात करते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स एंड व्हाट आर द स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, एंड फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। लिख लिया यहां तक सभी ने? आगे चला हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स की। संवैधानिक ग्राउंड्स पर किन किन आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड यानी संवैधानिक आधार जो किसमें है? आर्टिकल 102 में है। ये क्या कहता है समझिए, कहता है किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करे, किसी लाभ के पद पर ना हो। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है अभी हम बात करेंगे, है ना? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे। दूसरा, पागल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, है ना? और ये कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए, यानी कि कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर होना चाहिए कि ये जो है आपका अनसाउंड माइंड का है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए पागल है, अनसाउंड माइंड का, उसका दिमाग अब सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम
उसको देश के कानून के निर्माण में हिस्सेदारी नहीं दे सकते। हाँ, उसके साथ हमारी सिंपैथी रहेगी, भाई पागल हो गया, ये हो गया, नहीं हो, कितना बढ़िया आदमी था वो, ठीक है, लेकिन हम उसको लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर नहीं बना के रख सकते, क्योंकि संसद का बहुत महत्वपूर्ण काम है क्या करना, देश के लिए कानून बनाना। और ऐसे व्यक्ति को हम इस कानून निर्माण में नहीं शामिल कर सकते जो व्यक्ति पागल हो, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तीसरा, बैंकरप्ट ना हो, यानी कि दिवालिया ना हो। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसे हम लोकसभा के मेंबर के रूप में बनाकर नहीं रख सकते, लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर के रूप में बनाकर नहीं रख सकते, उसे डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी तरह का करप्शन करे, है ना, और भी कई सारी चीजें कर सकता है। इसके बाद याद रखिएगा कि किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, बैंकरप्ट ना हो, है ना। इसके बाद संसद के द्वारा पास किए गए किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो सकता है, संसद के द्वारा पारित किए गए किसी कानून के तहत क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सर यदि मेंबर बनने के बाद पागल हो गया तो सर क्या उन्हें उनके पद से, बिल्कुल, तभी तो डिस्क्वालीफाई का मतलब ही क्या है ना। अगर भारत का नागरिक ना हो, है ना, इफ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी मान लीजिए कि मैं लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनता हूं, है ना, मैं लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनता हूं, और लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं भारत की नागरिकता छोड़ देता हूं, मैं जर्मनी की, यूरोप में, मतलब मान लीजिए कि मैंने नीदरलैंड की, या फिर मान लीजिए मैंने फ्रांस की, है ना, अमेरिका की, कनाडा की, कहीं की भी सिटीजनशिप मैंने ले ली, तो मेरी भारतीय नागरिकता समाप्त। और अगर मेरी भारतीय नागरिकता समाप्त होगी तो मुझे एमपी के पद से क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि ये सभी ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 102 में लिखा गया। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद को धारण करता है तो उसे एमपी के पद से क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो उसे एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसे एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है तो उसे एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और अगर कोई व्यक्ति संसद के द्वारा पारित किए गए किसी कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई होता है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन इन ग्राउंड्स पर, संवैधानिक आधार पर, जो किसी व्यक्ति के डिस्क्वालिफिकेशन का, किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यह निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन क्या राष्ट्रपति यहां पर अपनी इच्छा से, अपनी डिस्क्रिशन से कोई निर्णय ले सकते हैं, तो याद रखिएगा नहीं। राष्ट्रपति को इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना, इसका क्या लेना पड़ता है, इसका आपको परमिशन लेना, इसका मतलब सलाह लेना पड़ता है। और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी सलाह होता है वो इनके ऊपर क्या होता है, इनको मानना क्या होता है, बाध्यकारी होता है ना। ठीक है, ऐसा कोई ग्राउंड यहां पर हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। अभी आयुष जी बताएंगे कहां पर वो लिखा गया है, थोड़ा सा इंतजार करिए, आतुर नहीं होना है, इतना पैसेंस बनाए रखना है ना। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
कल हम लोग दल बदल कानून पढ़ेंगे, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल की क्लास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं? सबसे पहला, इफ फाउंड गिल्टी, if found guilty in any election offenses, यानी कि अगर किसी इलेक्शन ऑफेंस में, यानी चुनाव के दौरान किसी अपराध में शामिल पाया जाता है, लाइक मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग करता है ना, ठीक है, बूथ को लूटता है ना, मान लीजिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साथ किसी तरह का जो बूथ चुनाव करवा रहा है उसमें किसी तरह की हिंसा कराने का कोशिश करता है, किसी प्रकार का इलेक्शन ऑफेंस में अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या हो सकता है? उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, इफ फाउंड गिल्टी इन करप्ट प्रैक्टिसेस, फाउंड गिल्टी इन करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी निर्वाचन के दौरान, चुनाव के दौरान किसी भ्रष्टाचार वाली गतिविधि में पाया जाता है, यानी कि मान लीजिए वोट खरीद रहा है, लोगों को पैसे बांट रहा है, दारू बांट रहा है ना, मतलब कि और भी कई सारे करप्ट प्रैक्टिस है उसमें पाया जाता है और इसका सबूत है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। तीसरा, अगर किसी न्यायालय के द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक की, 2 वर्ष या उससे अधिक का जेल की सजा मिली हो, यानी मान लीजिए अगर कोई, जैसे राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था इसी ग्राउंड पर, उनको क्योंकि गुजरात के अंदर जो कोर्ट था उसने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, है ना, डेफेमेशन के मामले में, है ना, तो जेल की सजा मिली हो तो वह अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वह अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, तो डिस्क्वालीफाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, डिस्क्वालीफाई तो होगा ही होगा, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तुम्हारे इधर नहीं, ये पूरे भारत में होता है ना। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अगर चौथा, अगर गवर्नमेंट जॉब से करप्शन के कारण, गवर्नमेंट जॉब से करप्शन के कारण डिसमिस या सस्पेंड हुआ हो, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। 3 नंबर को इंग्लिश में एक बार बता दें, ठीक है, लिख लीजिएगा। इफ get a punishment of 2 year or more, 2 year or more in jail by any court of law. Get a punishment, if get a punishment of 2 year or more imprisonment, 2 year or more imprisonment by any court of law, and ब्रैकेट में लिख लीजिएगा cannot contest election for next 6 year, cannot contest election for next 6 year. करप्ट प्रैक्टिसेस लिखा है, करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा 5वां, अगर 2 ग्रुप के बीच, अगर 2 समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया हो, 2 समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया हो, यानी कि
चुनाव हो रहा है और उसमें दो ग्रुप के बीच एनिमिटी को बढ़ावा दे दिया, ऐसा कुछ बोल दिया या पैसा देकर के वो कर दिया, भड़का दिया, दुश्मनी को बढ़ावा दिया हो, कम्युनल वायलेंस करवा दिया हो, है ना, ठीक है, इस आधार पर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे एक बार याद रखिएगा, आजम खां उत्तर प्रदेश में, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना। छठा, यानी हेट स्पीच वगैरह के उसमें। छठा, अगर डॉरी सिस्टम, सती सिस्टम तथा अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को बढ़ावा दिया हो, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया हो, तो इस कंडीशन में उसे क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। याद रखिएगा, एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्णय प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में निर्णय कौन लेते हैं, वो लेते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर। दूसरा, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह के बाद आधार पर डिसीजन लेते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट यहां पर डिसीजन लेते हैं किसके सलाह के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह के बाद डिसीजन लेते हैं। और याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सलाह प्रेसिडेंट के लिए मानना, प्रेसिडेंट के लिए मानना जरूरी होता है। इट इज मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सब थे दोस्तों, ये अब हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड और स्टैट्यूटरी ग्राउंड। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की। कल की क्लास हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे फिर फर्दर हम लोग मूव करेंगे। तो यहां तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे के मुद्दों के साथ। कल हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे और भी कुछ आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताइए। सॉरी सर, कोई एमएलए है, अब वह एमपी के चुनाव लड़ रहा है तो उसे एमएलए से इस्तीफा देना होगा या नहीं? राणा जी, ये कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 101 में, है ना। कोई एमएलए है, वह अगर एमपी से चुनाव लड़ रहा है तो वो इस्तीफा देगा नहीं पे। वो जब एमपी अगर जीत जाता है, एमपी का चुनाव अगर जीत जाता है, तो वो जिस दिन एमपी का चुनाव जीतेगा तो उसको विद इन 14 डेज क्या करना पड़ता है, या तो एमपी का या एमएलए का सीट छोड़ना पड़ता है ना। अगर वो एमपी या एमएलए में से दोनों में से किसी का सीट नहीं छोड़ता है तो 14 दिन के बाद उसकी एमपी की सीट खाली मान ली जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है, कल की क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्रोटम स्पीकर वाला आप कल देखिए। प्रोटम स्पीकर क्या होता है ना ओमकार, जो मतलब लोकसभा की जिस दिन पहली बैठक, जैसे मान लो कि नई लोकसभा चुनकर आई, उस दिन जो लोकसभा की पहली बैठक होगी उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे ना एक्सपीरियंस में, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा के सदस्य बने होंगे, उनको क्या किया जाता है, प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट उनको प्रोटम स्पीकर का शपथ दिलाते हैं। सिर्फ वो उसी दिन क्या करते हैं, वो मतलब क्या करते हैं, उनका सबसे पहला काम क्या होता है, लोकसभा के जितने भी नए मेंबर्स चुनकर आए हैं उनको शपथ दिला देंगे। और जैसे लोकसभा के नए मेंबर्स को शपथ दिलाएंगे, दूसरा इनका काम क्या होगा, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कराएंगे। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ, नए लोकसभा के स्पीकर जैसे चुने जाएंगे तो प्रोटम स्पीकर अपने पद से हट जाएंगे, खत्म उनका काम। ये होता है। आ गया समझ में? चलिए, समझ में आ गया ओंकार? चलो, तो बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, एंटी डिफेक्शन लॉ और भी कई सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? राहुल गांधी जी वाला केस में पनिशमेंट मिलने के बाद प्रेसिडेंट ही उनको हटाए थे। बिल्कुल विशाल जी, प्रेसिडेंट ही हटाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।